अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति शपथ लेने के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हो गई है। वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल हिल में आयोजित कार्यक्रम में बाइडेन को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। 78 साल के बाइडेन ने अपने परिवार की 127 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। बाइडेन से पहले कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। शपथ के बाद अपने पहले भाषण में बाइडेन ने अमेरिका के लोगों से कहा कि वो सभी नागरिकों के राष्ट्रपति हैं और उनकी कोशिश अमेरिका को और मजबूत बनाने की होगी। कोरोना वायरस को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए बाइडेन ने महामारी में मारे गए लोगों के लिए मौन भी रखा। इसके अलावा बाइडेन ने पिछले दिनों कैपिटल हिल में हुई हिंसा पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्ता के लिए झूठ भी बोले गए और प्रदर्शन भी हुए, लेकिन सबको शांति से ही विरोध करने का अधिकार है। A few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. This time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. कमला हैरिस ने भी पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर अमेरिका के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचा। कमला हैरिस को सुप्रीम कोर्ट की जज सोनिया सोटोमेयर ने शपथ दिलाई। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। शपथ के बाद अपने पहले भाषण में खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने उनकी जमकर तारीफ की। बाइडेन ने कहा कि 108 साल पहले अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का विरोध होता था, लेकिन अब एक महिला उपराष्ट्रपति बनी है, जो बताता है कि अमेरिका बदल रहा है। Here we stand, we're 108 years ago at another inaugural. Thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। साथ ही कहा है कि बाइडेन के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि विश्व की शांति और सुरक्षा जैसी चुनौतियों से दोनों देश मिलकर लड़ेंगे और दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। अपने बधाई संदेश में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने पर जो बाइडेन को मेरी हार्दिक बधाई। मैं भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को इच्छुक हूं। भारत और अमेरिका के संबंध साझा मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों देशों की बहुआयामी द्विपक्षीय एजेंडे, बढ़ते आर्थिक संबंध और लोगों के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं। भारत अमेरिका के साथ साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका का नेतृत्व करने के लिए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं। हम साझा चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए साथ खड़े हैं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस के शपथ लेने से पहले तमिलनाडु के उनके गांव में जश्न का माहौल रहा। उनका ननिहाल तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में है, जहां लोगों ने कमला हैरिस की इस उपलब्धि पर अलग अलग तरीके से जश्न मनाया। कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरों के साथ मंदिरों में विशेष पूजा की, तो कुछ ने मिठाइयां और तोहफे बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। गांव के कुछ लोगों ने पटाखे भी फोड़े। इसके अलावा जगह जगह पर कमला हैरिस की तस्वीरें और पोस्टर भी लगाए गए। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा। We are feeling very proud. Yeah, more the state is also happy. दिल्ली में रहने वाले कमला हैरिस के मामा के लिए भी ये खुशी का दिन था। हालांकि कोरोना की वजह से वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा सके। उन्होंने भरोसा जताया कि कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। वो 4 साल उपराष्ट्रपति होगी तो क्या आज नहीं तो कल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि 4 साल के कार्यकाल के बाद कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति भी बन सकती हैं।
रिहायशी इमारत को बिना इजाजत होटल में तब्दील करने के आरोप में घिरे सोनू सूद के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। सोनू सूद पर बिना इजाजत 6 मंजिला रिहायशी इमारत को होटल में बदलने का आरोप है। इस मामले में मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने सोनू सूद को नोटिस दिया था। सोनू सूद ने इस नोटिस को निराधार बताते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। दिल्ली में रफाल विमान ने राजपथ के ऊपर से उड़ान भरी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गईं। 26 जनवरी से पहले रफाल विमान ने राजपथ के ऊपर से उड़ान भरकर अभ्यास किया। यही नहीं, इस बार परेड वाली जगह पर आईटीबीपी के खास डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है, जो सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। अमेरिका में रहने वाली जहरा बेगम नाम की भारतीय मूल की महिला ने मुस्लिम समुदाय के नाम एक खत लिखा और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए चंदा देने की अपील की। इसके लिए जहरा ने दलील दी कि कई जगह हिंदुओं ने भी मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए अपनी जमीनें दी थी। निधि समर्पण में खुद शामिल होते हुए भी निधि समर्पण कार्यक्रम को आगे लेकर जाइए। बिहार में शराबबंदी पर चिट्ठी लिखने वाले मद्य निषेध विभाग के एसपी राकेश कुमार सिन्हा के तबादले पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा, क्योंकि करीब 2 हफ्ते पहले उन्होंने चिट्ठी लिखकर बिहार में चोरी छिपे शराब बिकने का आरोप लगाया था। आनंद फानन में और सरकार भी कही कि मेरी कलई खुलने वाली है, खुल रहा है, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। सवाल उठे तो नीतीश सरकार के मंत्रियों ने यह भरोसा देने में देर नहीं लगाई कि राकेश कुमार सिन्हा की बात को गंभीरता से लिया जाएगा। जो लोग इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बाबाओं पर कार्रवाई की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में कुछ बाबाओं की सूची कोर्ट को दी गई थी और उन्हें फर्जी बताते हुए लोगों को ठगने का आरोप लगाया गया था। चीन में कई महीनों तक गायब रहने के बाद अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा का एक वीडियो सामने आया। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस वीडियो को जारी किया। दावा है कि इस वीडियो में जैक मा गांवों में पढ़ा रहे शिक्षकों के मुद्दे पर बात करते दिखे। इससे पहले वो उस समय सुर्खियों में आए थे जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों की आलोचना के बाद जैक मा अचानक लापता हो गए थे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक इमारत में अचानक धमाके के बाद आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाका कैसे हुआ, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन हादसे के बाद उस इमारत से धुआं ही धुआं उठता दिखाई दिया, जो आसपास के इलाके में भी फैलने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड हालात पर काबू पाने में जुटी नजर आई। मैड्रिड शहर में हुई इस धमाके के बाद वहाँ के लोग खौफ से भर गए और उन्होंने इसे काफी डराने वाला बताया। धमाके और आग की वजह से उस इमारत का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में बचाव दल के लोग हादसे में घायल हुई एक महिला की मदद करते दिखे, जबकि प्रशासन के कुछ लोगों ने हाइड्रोलिक क्रेन और हेलीकॉप्टर के जरिए तबाह हुई इमारत का मुआयना किया। हादसे के बाद उस इलाके को कुछ देर के लिए सील कर दिया गया और धमाके की वजह जानने के लिए जाँच शुरू कर दी गयी। राजस्थान के सवाई माधोपुर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बाघिन इलाके पर कब्जे के लिए आपस में भिड़ गए। इस घटना के बाद वन विभाग ने उन पर निगरानी बढ़ा दी। रणथंभौर नेशनल पार्क में उनके बीच पहले भी कई लड़ाइयां हो चुकी हैं, लेकिन इस बार तो लगा कि जैसे किसी न किसी बाघिन की मौत तय है। पहले तो वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर कुछ दूर तक साथ चलती रही, हालांकि उनके इरादे कुछ और थे। दोनों सही मौके के इंतजार में थी। इसी बीच एक बाघिन को मौका मिल गया और उसने दूसरी पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। दूसरी बाघिन ने भी उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसने उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद तो लगा कि अब अगला वार उसकी गर्दन पर होगा। इस हमले को सहते हुए दूसरी बाघिन किसी तरह उठ खड़ी हुई। हालांकि वो ज्यादा देर तक उससे मुकाबला नहीं कर पाई और एक बार फिर जमीन पर गिर गई। इन हमलों से वो पूरी तरह पस्त हो गई, लेकिन उसने अपना इलाका नहीं छोड़ा और वहीं जमीन पर बैठ गई, जिसके बाद हमला करने वाली बाघिन वहां से चली गई। जो बाइडेन के अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि अमेरिका के अगले रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ किया कि भारत उनके लिए एक बड़ा साझेदार है और बाइडेन सरकार भारत के साथ रक्षा सहयोग को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगी। यही नहीं, अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी सेनेट में दिए गए लिखित बयान में उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान को उसकी जमीन का आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यही नहीं, उन्होंने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई करने पर भी पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए उसको दी जाने वाली आर्थिक और फौजी मदद बंद कर दी थी।
एक बार फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच हो रही बातचीत की नई तारीख मिल गई। अगली बैठक 2 दिन बाद यानी 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। हालांकि इस बार किसान संगठन अपनी जिद छोड़कर थोड़ा सा पीछे हटते नजर आए, क्योंकि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए एक बार फिर एक सराहनीय पहल की और ये प्रस्ताव दिया कि वो किसान संगठनों के मानने तक कृषि सुधार कानूनों को लागू करने पर रोक लगा सकती है। जिसके बाद किसान नेताओं ने सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को ठुकराने के बजाय उस पर विचार करने का फैसला किया। यानी कि अब सबकी नजरें 22 जनवरी को होने वाली बैठक पर होंगी, क्योंकि हो सकता है उस दिन किसान संगठन सरकार की अच्छी नीयत को समझकर किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। बैठक से बाहर आए कृषि मंत्री की बातों से भी यही संकेत मिले। संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सके। यानी कि अब गेंद किसानों के पाले में है, जो 11वें दौर की बैठक में बताएंगे कि वो आंदोलन की जिद छोड़ेंगे या नहीं। कुछ उम्मीद बंधी है आज जिस तरीके से बातचीत हुई? उम्मीद क्या, मुझे तो ये है कामयाबी मिलेगी किसान को, और सरकार का रुख आज बहुत बढ़िया था। कृषि सुधार कानूनों पर सहमति बनाने के लिए बैठकों की तारीख पर तारीख मिली, लेकिन केंद्र सरकार ने सब्र से काम लिया। उसकी ओर से किसान संगठनों को समझाने के लिए हर वो रास्ता ढूंढा जा रहा है जिससे उन्हें ये समझ आ जाए कि कृषि सुधार कानून उनके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे। और अपनी इसी कोशिश में 10वें दौर की बातचीत में सरकार की ओर से किसान संगठनों को सबसे बड़ा ऑफर दिया गया। खबर है कि सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक कृषि सुधार कानूनों को लागू करने पर 2 साल तक रोक लगाई जा सकती और एक साझा कमेटी बनेगी। इस कमेटी में सरकार और किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो आपस में बातचीत करके आखिरी फैसला लेंगे। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने पहले अलग बैठकर बात की, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इस पर कल यानी कि 21 जनवरी को आपस में चर्चा करेंगे और 22 जनवरी की बैठक में बताएंगे कि उन्हें यह प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। इससे पहले बैठक में किसानों ने एनआईए की ओर से भेजे गए नोटिस का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आंदोलन करने वालों और उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ एनआईए का इस्तेमाल किया गया। जिसके बाद सरकार ने किसान नेताओं से उन लोगों की लिस्ट मांगी जो निर्दोष हैं। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने जैसी कई सिफारिशों के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार की कमेटी ने राजस्व बढ़ाने के लिए ये सिफारिशें की थी, जो बीजेपी को नागवार गुजरी। इसलिए इसके विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा की कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई। इन लोगों ने पहले तो एक जुलूस निकाला और फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मकान के बाहर पहुंचकर नारेबाजी करने लगी। मनीष सिसोदिया आबकारी नीति वापस लो। हंगामा बढ़ा तो पहले से वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन पर सख्ती बरती और उन्हें एक जगह जमा होकर प्रदर्शन करने से मना किया, लेकिन वो लोग अड़ी रही। इसके बाद नारेबाजी कर रही कुछ महिलाओं को जबरन बस में बैठाना शुरू कर दिया गया। अब चलिए, यहाँ पे धारा 144 है। पुलिस की कार्रवाई का कुछ महिलाओं ने विरोध भी किया और वो लोग धक्का मुक्की करने लगी। हालांकि कुछ देर की तीखी बहस के बाद प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों को पुलिस बस में बैठाकर वहां से ले जाने में कामयाब रही। बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत को कोरोना हो गया। बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत बैंकॉक में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वो वहां टोयोटा थाईलैंड ओपन में खेलने पहुंचे थे, लेकिन अब ये कोरोना रिपोर्ट आने पर उन्होंने इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया। यही नहीं, उनके साथ कमरे में रह रहे के श्रीकांत भी इस प्रतियोगिता से हट गए। दिल्ली हरियाणा के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से लगने वाले जैम ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। वहां करीब 2 महीने से कृषि सुधार कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा से आए सैकड़ों किसान धरने पर बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बदस्तूर जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कई किलोमीटर का लंबा जाम है। आंदोलन की वजह से वहां रोजाना कई किलोमीटर लंबा जाम लगता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। रोजाना इसी तरीके का जाम होता है? हाँ, रोज होता है, ऐसे ही रोज होता है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रही है, गाँव से घूम करके जाना होता है। चीन के बीजिंग में कुछ जगहों पर सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। वहां कोरोना के 15 नए मामले सामने आने पर यह फैसला लिया गया। अब दूसरे देशों से भी बीजिंग पहुंचने वाले यात्रियों को 14 दिन तक सेंटर और फिर घर में क्वारंटीन रहना होगा। संसद भवन परिसर में गेट नंबर 1 के पास लगी महात्मा गांधी की मूर्ति 3 नंबर गेट पर शिफ्ट कर दी गई। नया संसद भवन बनाने के लिए चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ऐसा किया गया। ये वही मूर्ति है जिसके सामने अक्सर नेता प्रदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के करीब 6 लाख लोगों को 2691 करोड़ रुपए जारी किए। ये मदद गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए दी गई। गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई।
कमला हैरिस के अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के तौर में शपथ लेने पर तमिलनाडु के उनकी ननिहाल में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए उनके गांव में खास इंतजाम किए गए थे ताकि इस पल को यादगार बनाया जा सके, और हुआ भी वैसा ही। जैसे ही कमला हैरिस ने शपथ ली, गांव के लोगों के चेहरे खिल गए। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कुछ लोगों ने आतिशबाजी भी की। लेकिन इन लोगों के जश्न का सिलसिला यही नहीं रुका। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि आतिशबाजी के बाद कुछ लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी और कमला हैरिस की शान में नारे लगाए। इससे पहले उनकी तस्वीर लिए कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे दिखे, जबकि बीच वाली एक कुर्सी पर कमला हैरिस की सिर्फ तस्वीर रखी गई। गांव वालों ने उम्मीद जताई कि कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने से भारत का अमेरिका से रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा। भारत ने अपने पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए 6 देशों को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भेजी। भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और दुनिया के कई देश भारत में तैयार वैक्सीन के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन भारत की तरफ से सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन की खेप भेजी गई। भूटान, मालदीव और नेपाल समेत 6 देशों को वैक्सीन की ये खेप उपहार के तौर पर दी गई। यानी इस खेप के बदले भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों से पैसे नहीं लेगी। पड़ोसी देशों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराकर भारत ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरह से कोरोना काल में दुनिया को दवाइयों की आपूर्ति भारत ने कराई है, उसी तरह से वैक्सीन की आपूर्ति भी आने वाले दिनों में भारत पड़ोसी देशों के साथ साथ दुनिया को भी कराएगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वैक्सीन की पहली खेप भूटान और मालदीव भी भेजी गई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनी ये वही वैक्सीन है जो देश में कोरोना योद्धाओं को लगाई जा रही है। वैक्सीन के हर बॉक्स पर भारत का झंडा बना दिखा और साथ ही ये लिखा नजर आया कि भारत के लोगों और सरकार की तरफ से उपहार। भारत विश्वगुरु है, उसी पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो अपने लोगों की भी चिंता करेंगे और पूरे विश्व का कल्याण हो। भारत में बनी वैक्सीन को हासिल करने वाला पहला देश भूटान है, जिसे 50,000 वैक्सीन भेजी गई हैं, जबकि मालदीव को 1 लाख वैक्सीन भेजी गई। और 1 लाख वैक्सीन की पहली खेप मालदीव पहुंचने पर वहां की सरकार ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत को सबसे अच्छा दोस्त भी बताया। अब मुश्किल गली में विशेष रूप से इस पूरी दुनिया की महामारी की वक्त बेशक भारत हमारा सबसे पहले जवाब देने वाला दोस्त रहा है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून व्यवस्था बरकरार रखना सरकार और पुलिस का अधिकार है, इसलिए वो उचित फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद केंद्र सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली और कहा कि वो सोच समझकर फैसला लेंगे। इस बीच ट्रैक्टर रैली के मसले पर किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच भी एक बैठक हुई, लेकिन बैठक में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर कोई सहमति नहीं बन पाई। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। अहिंसा के रास्ते पर चलकर अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर की याद में रखा गया एक कार्यक्रम हिंसक झड़प में बदल गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस पर न्यूयॉर्क सिटी में उनके समर्थक और पुलिस आमने सामने आ गए और फिर ऐसा हंगामा हुआ कि करीब 30 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। खबर यह भी है कि इस बवाल में 11 पुलिस वालों को थोड़ी बहुत चोट भी आई। सामने आई तस्वीरों में पुलिस और प्रदर्शनकारी एक दूसरे से उलझे हुए नजर आए। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस उनके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। लेकिन इससे पहले तक यह कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्ण था। प्रदर्शनकारी नाच गा भी रहे थे, मगर बवाल तब शुरू हुआ जब वो मार्च करने निकल पड़े। पुलिस ने लोगों को बीच रास्ते में ही रोक दिया और लौटने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी। आदमी तो क्या, वो महिलाओं तक को घसीटकर अपने साथ ले गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दंगा फसाद करने और ट्रैफिक ब्लॉक करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो लोगों ने पुलिस पर ताकत के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से यूपी के 2 दिन के दौरे पर हैं।
जेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से यूपी के 2 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले नड्डा लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। उसके बाद राज्य के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अगले दिन जेपी नड्डा सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने पीएम मोदी को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने पीएम मोदी से सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की मांग की। यूपी के कासगंज में अगवा किए गए एक बच्चे का शव गांव के पास मिला। अपहरणकर्ताओं ने 2 दिन पहले बच्चे को अगवा कर लिया था और उसे छोड़ने के बदले में परिवार से 40 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की तलाश तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक लड़के की हत्या के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन पहले पुराने रंजिश में सभी आरोपियों ने मिलकर लड़के पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी के संभल में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए नहीं देने पर पिता पुत्र ने मिलकर महिला की हत्या कर दी और शव के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका के दफ्तर की मेन गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक रिहायशी इलाके में गुलदार के घुसने से वहां रहने वाले लोग दहशत से भर गए। आशंका जताई गई कि वो खाने की तलाश में जंगल से वहां पहुंच गया होगा, जिसे देखकर इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गई और वो लोग डरकर अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। जानकारी मिलते ही वन विभाग के कुछ लोग इस गुलदार को पकड़ने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वो एक घर में घुसकर छिप गया। बाथरूम में घुस गया और जो है और मैंने ऊपर से जो है डंडे से जो है दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वन विभाग के कुछ लोग बाथरूम में बंद गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लेकर वहां पहुंच गए। पहले तो किसी तरह उसे बेहोश किया गया और फिर उसे जाल में लपेटकर वहां से वन विभाग की गाड़ी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उस इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करना जारी रखा और बेंगलुरु में मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से राजभवन तक पदयात्रा निकाली और बैंड बाजे के साथ सड़कों पर उतरे। इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले कई कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले, जिनमें एक ट्रैक्टर पर प्रधानमंत्री के मुखौटे वाला पुतला रखा गया, जिसके साथ साथ बहुत सारे प्रदर्शनकारी पैदल चलते रहे। ये सभी लोग नारे लगाते हुए आगे बढ़े। भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पक्ष। इस मार्च में कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए, जिन्हें देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि बेंगलुरु की सड़कों पर किसी राजनीतिक पार्टी का प्रदर्शन नहीं बल्कि कोई ड्रामा चल रहा, क्योंकि मार्च में शामिल एक शख्स सड़क पर ही नहाने लगा, जबकि एक महिला ने अपने हाथ बांधकर फांसी लगाने का नाटक किया। कांग्रेस की इस पदयात्रा में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, जिसकी वजह से बेंगलुरु की सड़कों पर लंबे समय तक जाम लगा रहा। कोरोना वैक्सीन के बारे में फैल रही अफवाहों के बीच लोगों के मन से डर भगाने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों में काउंसलिंग की शुरुआत की। न्यूज 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि वैक्सीन पर भ्रम मिटाने के लिए दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पहला काउंसलिंग सेशन रखा गया, जहां विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य कर्मियों के सवालों के जवाब दिए और वैक्सीन से जुड़ी सभी गलतफहमियां दूर की। बताया गया कि दिल्ली में बीते 3 दिन में करीब 26,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना थी, लेकिन 13,000 से भी कम लोगों को टीका लग पाया। इसी वजह से काउंसलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ताकि लोग हिचकिचाएं नहीं और टीका लगवाने के लिए खुलकर आगे आएं। इतना ही नहीं, लोगों की सहूलियत के लिए अब वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब कोविन ऐप पर रजिस्टर्ड स्वास्थ्यकर्मी कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, जबकि पहले टीका लगाने के लिए तारीख और समय तय किया जाता था। जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो किसी भी दिन आके वैक्सीन अब लगवा सकते हैं। नॉन रजिस्टर्ड का वो रजिस्ट्रेशन उनको कराना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो भी वैक्सीन करा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बाइडेन ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा फैसला लिया है। WHO से फिर जुड़ेगा अमेरिका, ये बड़ी खबर है। तो ट्रंप का फैसला पलटा है, लगातार दूसरा बड़ा फैसला ट्रंप का पलटा है। शपथ लेने के साथ ही जो बाइडेन ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के बयानों पर पलटवार किया था और WHO से अलग होने का फैसला लिया था, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर के जो WHO ने टिप्पणी की थी। इसके बाद जो बाइडेन ने यह बड़ा फैसला किया है और ट्रंप का फैसला पलट दिया है। शपथ लेने के साथ ही फॉर्म में आ गए हैं जो बाइडेन। इससे पहले पेरिस समझौते में अमेरिका फिर से शामिल होगा, ये उन्होंने ऐलान किया और ये उनका चुनावी वादा भी था।
नीरज हमारे सहयोगी फोन इन पर मौजूद हैं। नीरज, लगातार दूसरा बड़ा फैसला ट्रंप का पलटा है, WHO में फिर से शामिल होगा अमेरिका। देखिए, बिल्कुल कुल 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिए, जिसमें एक बड़ा फैसला यह भी है कि पेरिस समझौते में शामिल होने के अलावा अमेरिका WHO में दोबारा से शामिल होगा, और इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। और ये कहा है कि जो ट्रंप ने फैसला लिया था उससे वो रोकते हैं, और इसके अलावा एक डेलीगेशन जाएगा WHO में बतौर अध्यक्ष के तौर पे। और दूसरी अहम बात, अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पे जो फंडिंग करने का फैसला किया था ट्रंप ने, उसको भी बदल दिया। आपको याद होगा कि ये एक बहुत बड़ा फैसला था। एंटी इमिग्रेशन से जुड़े जो फैसले ट्रंप ने किए थे, मुस्लिम देशों से जुड़े थे या बाकी दूसरे फैसले, उनको भी पलट दिया। तो पहला दिन ट्रंप के फैसलों को पलटने का रहा, और कह सकते हैं कि ट्रंप की जो विरासत थी फैसलों को लेकर, उस पे जो बाइडेन ने हमला किया और एक के बाद एक बड़े फैसले लिए। पेरिस समझौते में शामिल होगा, WHO में शामिल होगा अमेरिका, इमिग्रेशन से जुड़े जो फैसले थे उनको बदल दिया। और एक सबसे बड़ा फैसला तो ये कि जो बॉर्डर पे एक दीवार बनाने की कवायद थी, उसकी फंडिंग थी, उसको रोक दिया है। और कोरोना से जुड़े जो मानवीय फैसले हैं वो जो बाइडेन की तरफ से पहले दिन लिए गए हैं। कुल 17 फैसले लिए गए हैं। जी बिल्कुल नीरज, WHO पर तो ट्रंप ने बेहद तल्ख टिप्पणी भी की थी, तो ये कहा जा सकता है कि जो बाइडेन की शपथ लेने के साथ ही जो ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि जो बाइडेन की रणनीति और नीति ट्रंप से बिल्कुल जुदा है। देखिए, क्योंकि पार्टी जुदा है, सोच जुदा है, विचारधारा जुदा है, इसलिए फैसले भी अलग अलग है। और शायद ही अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसा कभी हुआ होगा कि एक राष्ट्रपति जाते हैं और दूसरे राष्ट्रपति जब आते हैं तो इस तरह के बड़े फैसलों को पलटा गया है। पिछले साल आपको याद होगा WHO से अलग करने का फैसला ट्रंप ने लिया था। 2017 में अपने आप को पेरिस एग्रीमेंट से अलग किया था ट्रंप ने, और ये उनका कहना था कि पेरिस एग्रीमेंट अमेरिका के हित में नहीं है। लेकिन WHO से जुड़ने का फैसला एक बड़ा फैसला है, क्योंकि आपको याद होगा कि बार बार अमेरिका ये कहता रहा है कि चीन जो है WHO को चला रहा है, ट्रंप ये कहते रहे, लेकिन जो बाइडेन ने इस फैसले को पलट दिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने चुनाव आयोग से इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की विदेशी फंडिंग के मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की, और इसके लिए वहां की 11 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर हल्ला बोल दिया। इस प्रदर्शन में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान जैसे नेता शामिल हुए। ठंड और कोरोना की परवाह किए बगैर हजारों की भीड़ चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गई। अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लेकर पहुंचे लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। झूठ बोला है, इन्होंने पैसे छुपाए हैं। इसके बाद मरियम नवाज ने मोर्चा संभाला और उन्होंने विदेशी फंडिंग के मामले को हवा देते हुए चुनाव आयोग की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। होश उड़ा देने वाले हकायक हैं, जिनका फैसला 3 साल तो क्या 3 दिन में हो सकता है। इमरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के खिलाफ यह मामला 2014 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि नियमों की अनदेखी कर इमरान खान की पार्टी को विदेशों से पैसे मिले। जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम एक खत लिखा। जेपी नड्डा ने बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 1 साल का समय पूरा करने पर कार्यकर्ताओं के नाम एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने साथ देने के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ मुरैना पहुंचे और जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वालों के परिवार से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने परिवार वालों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही राज्य सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता से लैस इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। सफल परीक्षण के बाद वहां के पीएम इमरान खान ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई दी। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से नकली नोट छापने वाली मशीन और 30 लाख से ज्यादा के नकली नोट भी बरामद करने का दावा किया। यूपी के मेरठ में एक लड़के की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क पर शव रखकर जैम लगा दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के हमले में एसएसबी के जवान बाल बाल बचे। नक्सलियों ने गश्त के समय जवानों को निशाना बनाकर रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन रॉकेट ब्लास्ट नहीं हुआ। बाद में जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद नक्सली वहां से भाग गए। बिहार के मधेपुरा में गाड़ियों की चेकिंग के समय पुलिस और कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि खफा लोगों ने थाने पर हमला कर दिया।
लोगों ने पत्थरबाजी की और जमकर तोड़फोड़ की। इस बीच कई गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। लोगों के हमले में कई पुलिस वालों को चोटें भी आई। बाद में किसी तरह मामले को शांत करवाया गया। इस पूरे क्रम में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद हम लोग को पता चला कि हमारे 5 पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है, एक का सिर भी फटा है, तो सभी का इलाज कराया जा रहा है। इसमें हमने आदेश दिया है कि इसमें कड़ी से कड़ी धाराओं में FIR दर्ज की जाए। ये जो 16 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं सभी का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, इन सभी को जेल भेजा जाएगा। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। अपने इस प्लान के जरिए बीजेपी की बंगाल के हर विधानसभा सीट तक पहुंचने की कोशिश होगी। बीजेपी ने बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये परिवर्तन रथ यात्रा 5 फरवरी से शुरू होगी, जो सभी 294 विधानसभा में जाएगी। बीजेपी ने इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जहां पर ये रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय नेताओं को प्रभारी भी नियुक्त किया है। 5 फरवरी को इस रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 10 और 11 फरवरी को बंगाल का दौरा करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। सर, पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकाली जाएगी, कि किस तरीके से है, कितनी रथ यात्राएं होंगी और क्या योजना है सर? नहीं, 5 रथ यात्राएं हमारे निकलेगी और 294 विधानसभा सभी में जाएगी। हमारे स्थानीय लीडर्स भी उसमें साथ में रहेंगे। हमने आग्रह किया केंद्र से भी नेता कुछ आएँ और राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में, अराजकता, हिंसा की राजनीति, सिंडिकेट राज, इसके खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अराजकता समाप्त होगी, प्रजातंत्र की स्थापना होगी वहाँ पर, और ये सिंडिकेट राज को हम समाप्त करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों के उन्नयन की योजनाएं चल रही वो उनका लाभ उन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से बंगाल में किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ठीक तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, बीच में सिंडिकेट के लोग पैसा खा रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके गरीबों की योजनाएं गरीबों तक पहुँचे, ये विश्वास दिलाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये रथ यात्रा वहाँ पर एक क्रांति पैदा करेगी। एक सवाल और बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री भी होंगे, और कब से कब तक? 5 तारीख से हमारी पहली यात्रा निकलेगी, 5 या 6 को नड्डा जी उसका शुभारंभ करेंगे और हमारी लास्ट यात्रा निकलेगी 11-12 को। हमने आग्रह किया गृह मंत्री जी से, यदि वो समय देंगे तो वो उसको हरी झंडी बता के शुरुआत करेंगे।